हाँ जी, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किया था, जो कि हमारा स्टडी नोट नंबर 1 है। अगर इसका एक बार रीकैप लें तो देखो, मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग 3 तरीके की होती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए आप बैलेंस शीट वगैरह देखते हो, क्या हमारी एसेट्स है, क्या हमारी लायबिलिटीज है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट करना, और साथ में अगर आपको इंडिविजुअली जानना है कि भाई प्रोडक्ट ए से क्या प्रॉफिट हुआ, प्रोडक्ट बी से क्या प्रॉफिट है, प्रोडक्ट सी से क्या प्रॉफिट है, तो वो भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है डिसीजन लेना। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया सर कॉस्ट क्या होता है। तो कॉस्ट का सिंपल मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। बस इसी सिस्टम को कॉस्ट अकाउंटिंग बोला जाता है। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्टिंग क्या होता है? सर कॉस्टिंग हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर केस में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए। मैं अगर एजुकेशन प्रोवाइड करवाता हूं तो मैं अपनी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूं? एक कंपनी जो ये डिजिटल पेन बना रही है वो अपनी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करे? तो एक पर्टिकुलर केस में कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका हमें कॉस्टिंग बताता है। और जब हमें कॉस्टिंग से पता चल जाता है तरीका, और हम उस तरीके के अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन कर लेते हैं, मतलब जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग को मिक्स कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो वो कहलाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये लाइन आपको याद रखनी है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटेंट। हमारे एग्जाम में ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। देन हमने देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग अमर्ज क्यों हुआ। तो हमने कहा कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमियां थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग काफी पुराना है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमारा 20th सेंचुरी में ही आया है सब्जेक्ट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से एक नया स्ट्रीम लेकर आना पड़ा कॉस्ट अकाउंटिंग। लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो था वो हमें प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा था, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा था, वो ओवरऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता था। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस हुआ, इमर्ज हुआ। इसके अलावा इंडस्ट्री जो है वो कॉस्ट कॉन्शियसनेस हो गई, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जब वर्ल्ड वॉर वगैरह होते थे तो उस सिचुएशन में क्या होता है, लोगों के पास पैसों की कमी, तो हर बंदा क्या है उस सिचुएशन में कम पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन लेना चाहता है। तो उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन भी कॉस्ट कॉन्शियसनेस हो गई कि हमारा प्रोडक्ट अगर सस्ता बने तो हम कस्टमर को भी सस्ता प्रोवाइड करवा सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रैपिड हो गई, मतलब नए नए बिजनेस आने लग गए, नई नई ऑर्गेनाइजेशन आने लग गई, जो कि नए नए तरीके के प्रोडक्ट बनाने लग गए। तो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट बढ़ गई, तो हर कहीं जरूरत लगने लग गई कि हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग अलग पता चले तो ज्यादा बेटर रहेगा। हर प्रोडक्ट का अलग अलग प्रॉफिट पता चले तो हम ये इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत समझी। भाई अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं प्राइस इंक्रीज करता रहूंगा, तो वो कहीं ना कहीं एक कस्टमर के साथ अन्याय है कि माल महंगा ही होता जा रहा है। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करना पड़ता है कि ये माल इतना क्यों महंगा होता जा रहा है। तो उस प्राइस राइज को कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब हमें ये पता चले कि इसको बनाने की कॉस्टिंग क्या आ रही है, तो इसकी जरूरत लगने लग गई। इसके अलावा कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में। जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो हर एक पर्सन अपनी कॉस्ट कम करना चाहता है, लेकिन कॉस्ट कम तो तब करे जब उसको ये पता हो कि मेरी अगर 50 रुपए की कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट को बनाने की, तो उस 50 रुपए में क्या क्या खर्चा है, क्या फालतू खर्चा है, कौन सा ऐसा खर्चा है जिसको मैं कम कर सकता हूं, जिसको मैं एलिमिनेट करके अपनी कॉस्ट को कम कर सकता हूं। इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन पहले स्टैंडर्ड बनाती है कि क्या खर्चा होना चाहिए और देन
उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करके फाइंड आउट करती है कि मैं अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकता हूं। ये प्राइस राइज को कंट्रोल करना है, सेलिंग प्राइस को, और ये कॉस्ट को कंट्रोल करना है दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड टू कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट के बेसिस पे ही सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन किया जाता है। और धीरे धीरे नए नए लॉज आने लग गए, लाइक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, तो उनमें भी कॉस्ट को लेकर जिक्र होने लग गए कि क्या कॉस्ट आनी चाहिए, किस तरीके की आप मटेरियल यूज करना चाहिए, किस प्रोडक्ट को कैसे बनाना चाहिए। तो उनके साथ कंप्लाई विद करने के लिए भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ने लग गई। तो दीज आर द 7 पॉइंट्स। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, जो ऑलरेडी आया हुआ भी है जून 18 के अंदर। अगर दोबारा रिपीट होता है, आप ये 7 पॉइंट लिख के आएंगे, आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स वहां पे मिलेंगे। इसके बाद हमने बात करी कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सर, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम किसी प्रोडक्ट की, सर्विस की कॉस्ट जानना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का प्रॉफिट क्या कमाया वो जानना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना चाहते हैं, वर्कर की एफिशिएंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्योंकि जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात आती है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डेटा कहां से मिलता है? सर, कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलता है। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। फाइनली, इन्वेंट्री की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है कि मेरे पास 1000 यूनिट बची हुई है, उसकी वैल्यू कैसे निकालूं, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है। तो दीज आर द 7 ऑब्जेक्टिव्स। अगर क्वेश्चन आएगा तो वही 5 नंबर की वेटेज में आप इसमें से 6 या 7 पॉइंट वहां पे मेंशन करेंगे, एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर आपको देगा। इसके बाद एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, वो हमने डिस्कस करा था। देन हमने बात करी कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है, कहां कहां ये अप्लाई होता है। तो सर, कॉस्ट कैलकुलेशन में अप्लाई होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में अप्लाई होता है, लाइक रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन में, कॉस्ट कंट्रोल में अप्लाई होता है, कॉस्ट रिपोर्ट तैयार करने में अप्लाई होता है, कॉस्ट ऑडिट में हेल्प करता है, और कॉस्ट एनालिसिस में भी हेल्प करता है। दीज आर द 6 पॉइंट्स जो हमने स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी में डिस्कस किए थे। यहां तक हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे। इसके बाद इस पे क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन है वैसे। एक है फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है जून 2018 में, और ये क्वेश्चन क्या था? ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन so as to keep the element of cost within the set parameters। set parameters का मतलब अगर मैं कहूं सिंपल लैंग्वेज में, तो यू कैन से सर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है क्या होना चाहिए, क्या कॉस्ट आनी चाहिए, कितना मटेरियल यूज होना चाहिए। तो वो क्या है, आपने एक पैरामीटर सेट कर दिया। पैरामीटर सेट करने को बोला जाता है स्टैंडर्ड। तो कहते हैं वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने एक्शन को रेगुलेट करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हम अपनी कॉस्ट को विद इन द स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। अगर आपने ध्यान से मुझे सुना हो, या आपने ध्यान से पढ़ा हो, या आपने रिवीजन किया हो, तो आप देखोगे सर, कॉस्ट कंट्रोल इज द प्रोसेस, वो हमारे एक्शन को रेगुलेट करता है ताकि हम अपनी कॉस्ट को विद इन द स्टैंडर्ड, विद इन द सेट पैरामीटर्स रख सके। तो ब्लैंक में क्या आएगा सर? इस ब्लैंक में आएगा कॉस्ट कंट्रोल। ये कॉस्ट कंट्रोल की डेफिनेशन लिखी हुई है, जून 18 में क्वेश्चन आया हुआ है। या फिर शॉर्ट नोट 5 नंबर में एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ भी ऑलरेडी दिसंबर 2018 में। क्वेश्चन था, डिस्क्राइब ब्रीफली द मेन स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी के आपको स्कोप बताने थे। यहां पे ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैं बोल रहा हूं, हमारे एग्जाम में जो थ्योरी क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में 5 नंबर की वेटेज के साथ, ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर की वेटेज के साथ, 4 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 नंबर का रहता है। तो आपके पास 6 पॉइंट है, आप इसमें से कोई भी 5 पॉइंट अगर अच्छे से लिख दोगे, करेक्ट लिख दोगे, आपको एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर देगा। तो ये तो क्वेश्चन की बात हो गई कि स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं आज, दैट इज नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है।
काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हो, जिसमें से कुछ पॉइंट नो डाउट आप इजीली माइंड में सेट भी कर सकते हो, आपको इजीली पता भी होंगे कि सर हाँ ये डिफरेंस है। लाइक जैसे हमने ही स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमें पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस बताता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो सिंपल सी बात है, एक डिफरेंस तो आप यहीं से डिराइव कर सकते हो सर इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट वाइज सर्विस वाइज हमारे साथ डिटेल डिस्कशन करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस बारे में, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको पूरे के पूरे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बताता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बनाते हो बैलेंस शीट, जिससे आप पूरे के पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हो कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या एसेट्स है हमारे पास, क्या हमारी लाइबिलिटीज है, क्या हमारी लिक्विडिटी पोजीशन है, क्या हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन है, ये आप डिटरमाइन कर सकते हो। और ये इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करवाई जाती है, आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करवाई जाती है। शेयर होल्डर बिजनेस के ऑनर्स होते हैं, या फिर आप किसी भी बैंकिंग वगैरह से लोन लेने के लिए जाते हो तो वो सबसे पहले आपसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की डिमांड करेगी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किसको? सर ऑनर्स को, ऑनर्स का मतलब शेयर होल्डर्स को, एंड अदर आउटसाइड पार्टीज या अदर आउटसाइड पार्टनर्स, जो कि कौन हो सकते हैं, जिनसे आप लोन लेने के लिए गए हो, बैंक वगैरह। आप अगर बहुत ज्यादा माल कहीं से उधार खरीद रहे हो, क्रेडिटर्स जो है आपके वो डिमांड कर सकते हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मेनली जो सब्जेक्ट है, वो मेनली जो इंट्रोड्यूस किया गया वो किया गया कॉस्ट को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो मेनली इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनल अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए कि इंटरनली हमारा जो काम है वो बेस्ट होना चाहिए। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो जाती है टॉप मैनेजमेंट के पास, ताकि टॉप मैनेजमेंट उसके बेसिस पे क्या कर सके, डिसीजंस ले सके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो पहला डिफरेंस आप क्या कह सकते हो, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो ऑनर्स और आउटसाइड पार्टीज को प्रोवाइड करवाई जाती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है। दूसरा डिफरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन कॉन्सेंट्रेट करता है रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग पे ये कंट्रोल वगैरह की बात नहीं करता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, जर्नल एंट्री कर लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हो, बैलेंस शीट बना लेते हो, लेकिन कभी भी आप ये बात नहीं करते कि हमारा खर्चा ज्यादा आ गया, इसको कंट्रोल करना है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का तो मेन पर्पज ही क्या है कि सर अगर खर्चा ज्यादा आ रहा है तो हमें उसको कंट्रोल करना है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसका जोर किस पे है, इंफेसिस मतलब जोर है किस पे, इट लेज इंफेसिस ऑन रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट विदाउट अटैचिंग एनी इंपॉर्टेंस टू कंट्रोल। कंट्रोल पे इसका बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का तो मेन पर्पज ही कंट्रोल है। तो इट प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड सिस्टम ऑफ कंट्रोल। आप देखोगे आगे जाके हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ते हैं, बजट एंड बजटरी कंट्रोल का टॉपिक पढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ते हैं। इनका मेन कॉन्सेंट्रेशन ही किस चीज पे है, कॉस्ट कंट्रोल पे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो इट प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड सिस्टम ऑफ कंट्रोल फॉर किस चीज का कंट्रोल, सर कॉस्ट का। कॉस्ट कितने तरीके की होती है, सर मेनली 3 तरीके की कॉस्ट होती है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, और बाकी मटेरियल और लेबर आप मेनली जो खर्चे होते हैं वो कवर कर सकते हो। दीज आर द 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चे आते हैं वो कितने तरीके के आते हैं, 3 तरीके के आते हैं। कौन कौन से, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के खर्चे। तीनों के लिए अपने पास अलग अलग चैप्टर हैं। जो आपका स्टडी नोट नंबर 2 है, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, उसमें आप देखोगे 4 पार्ट है। मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉई कॉस्ट ऑल्सो नोन एज लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स।
ये ही तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो अगर कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो बस इनको कंट्रोल करना है। तो इट प्रोवाइड्स ए डिटेल सिस्टम ऑफ कंट्रोल फॉर मटेरियल को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेबर को कैसे कंट्रोल किया जाए, ओवरहेड कॉस्ट मतलब इनडायरेक्ट खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए विद द हेल्प ऑफ, जैसा कि मैंने नाम लिया कि टेक्निक्स है हमारे सिलेबस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल क्या है? ये टेक्निक्स है। सर किस चीज की टेक्निक्स है? ये कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक्स है। तो दूसरा डिफरेंस आप कह सकते हो सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट को ध्यान में रखता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल एस्पेक्ट को माइंड में रखता है। तीसरा पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें अपने प्रॉफिट्स पता चल जाते हैं कि बिजनेस करके हमने क्या प्रॉफिट कमाया। बैलेंस शीट से हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। और नॉर्मली आप देखोगे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बनाए जाते हैं। लाइक नॉर्मली तो एट द एंड ऑफ द ईयर, लिस्टेड कंपनीज वगैरह है तो क्वार्टरली बना सकती है, लेकिन मुझे अगर हर हफ्ते डिटेल चाहिए तो ये नहीं बनाई जा सकती। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग तो डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाती है इंफॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट को जब इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तब वो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो थर्ड आप डिफरेंस कह सकते हो, इट रिपोर्ट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। ऑपरेटिंग रिजल्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस। ऑपरेटिंग रिजल्ट आपको कहां से पता चलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटीज है, यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन थ्रू कॉस्टिंग की रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। कॉस्ट रिपोर्ट्स तैयार की जाती है और ये मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है। कब? सर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड या डिजायर्ड। तो तीसरा डिफरेंस आप कह सकते हो कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग होती है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जो बनते हैं एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद बनते हैं, नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि हर कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर, जो लिस्टेड कंपनी है वो क्वार्टरली भी बनाती है, हाफ ईयरली भी आप बना सकते। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है जब डिमांड होगी, जब डिजायर्ड होगी, तब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मैं बार बार बोल ही रहा हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस बताता है आपको, पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है आपको, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज, कि इस प्रोडक्ट को बनाने की क्या कॉस्ट है, इस कैलकुलेटर को बनाने की क्या कॉस्ट है। तो प्रोडक्ट वाइज वो डिटेल में हमारे साथ डिस्कशन करता है। तो चौथा डिफरेंस यू कैन से, सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होल बिजनेस के लिए हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट वाइज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस। फिफ्थ डिफरेंस की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो मेनली एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर कंसर्न्ड विद एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल का मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते। मैं माल खरीदता हूं, मैं माल बेचता हूं, मैं कलेक्शन करता हूं, मैं पेमेंट करता हूं, मैं एसेट्स खरीदता हूं, तो जो बाहर वाले लोगों से, थर्ड पार्टी से हम डील करते हैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स आर कंसर्न्ड विद एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेस कंसर्न, हमारी ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड पार्टी के बीच में। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इंटरनल ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे कि हम जब मटेरियल खरीद के लाते हैं तो उस मटेरियल को स्टोर में रखा जाता है। जब हम मटेरियल खरीद के लाते हैं तो मटेरियल को स्टोर में रखा जाता है, और जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जरूरत होती है तो स्टोर से निकाल के वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेता है तो वो उसको वेयर हाउस में भेज देता है, और जब हमें सेल करनी होती है तो वेयर हाउस से माल निकाल के सेल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहता है भाई स्टोर से मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया, वेयर हाउस में गया, सेल डिपार्टमेंट में गया, है तो हमारा ही ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं इसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब नहीं करते, सिंपल सी बात है।
लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है अगर स्टोर से मटेरियल डिपार्टमेंट में गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, इसको रिकॉर्ड करो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वेयर हाउस में गया है, इसको रिकॉर्ड करो। वेयर हाउस से माल सेल डिपार्टमेंट में गया है, इसको रिकॉर्ड करो। हमारे यहां पे रिकॉर्डिंग के चैप्टर्स भी हैं। क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि हमारे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स दो सिस्टम है अकाउंटिंग मेंटेन करने के कॉस्ट अकाउंटिंग में। उसमें करना क्या है, हमें ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, हमें इनकी जनरल एंट्री सीखनी है कि सर जब स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में माल जाएगा क्या जनरल एंट्री करेंगे, कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से माल वेयर हाउस में जाएगा, कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। वेयर हाउस से माल सेल डिपार्टमेंट में जाएगा, कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में। फिलहाल अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंट्स आर कंसर्न विद इंटरनल ट्रांजैक्शन, और ये जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताए हैं ये है इंटरनल ट्रांजैक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट और रिसिप्ट। अब स्टोर से माल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वेयर हाउस में जाए, वेयर हाउस से सेल डिपार्टमेंट में जाए, सर इससे कोई कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट कुछ नहीं होना है। एक्चुअल ऐसा नहीं है कि स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में माल भेजा तो स्टोर वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पैसा लेगा, नहीं सर, इसमें किसी तरीके का कोई कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट इन्वॉल्व ही नहीं होता। बट फिर भी इंटरनल ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, एक कंट्रोल मेंटेन करने के लिए, ताकि हमें ये पता रहना चाहिए कि जब मैंने स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में माल भेजा तो स्टोर में कितना माल बच गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना माल हो गया। इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये रिकॉर्डिंग की जाती है। पांचवा आप डिफरेंस कह सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो किन चीजों को रिकॉर्ड करता है, जो बिजनेस और बाहर वाले लोगों से होते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। पॉइंट नंबर 6, नेक्स्ट, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो आप सबको आइडिया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्चुअल खर्चे, एक्चुअल इनकम्स लिखी जाती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑलवेज डील्स विद एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स। एक्चुअल फिगर्स, एक्चुअल जो फैक्ट होते हैं, एक्चुअल जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर कोई ट्रांजैक्शन एक्चुअल में नहीं भी हो वो भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स पार्टली विद फैक्ट्स एंड पार्टली विद एस्टीमेट्स और स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कुछ चीजें एक्चुअल बेसिस पे और कुछ चीजें एस्टिमेशन और स्टैंडर्ड के बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक बात करूं, एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं दैट इज नॉशनल रेंट। एक वर्ड मैंने यूज किया है दैट इज नॉशनल रेंट। अगर मैंने एक्चुअल में ये बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है और मैं 50,000 रुपए पर मंथ एक्चुअल में रेंट पे करता हूं तो सर ये तो एक्चुअल रेंट है। ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखा सकते हो, आप ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने यहां पे एक वर्ड अटैच किया है नॉशनल, जो कि हमें आगे जाके समझना भी है। नॉशनल का मतलब क्या होता है? नॉशनल का वैसे मतलब होता है इमेजनरी। नॉशनल का वैसे मतलब होता है इमेजनरी। किस तरीके से इसको एनालाइज किया जाता है? मान लो ये बिल्डिंग मेरी खुद की है, मान लो ये बिल्डिंग मेरी खुद की है और इस बिल्डिंग में मैं बिजनेस करता हूं, इस बिल्डिंग में मैं बिजनेस करता हूं और मैं कहता हूं अगर मैं ऐसी ही बिल्डिंग रेंट पे लेता, अगर ऐसी ही बिल्डिंग मैं रेंट पे लेता तो कितना रेंट पे करना पड़ता? से एग्जांपल 50,000 रुपए। बिल्डिंग मेरी खुद की है, मैं एक्चुअल में किसी को रेंट पे नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं अगर ऐसी ही बिल्डिंग मैं अपने बिजनेस के लिए रेंट पे लेता तो कितना पे करना पड़ता? सर से एग्जांपल 50,000 पर मंथ। अब कितना पे करना पड़ता इसको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग के लिए इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। मतलब किया क्या जा सकता है, करते हैं हम। क्यों करते हैं सर? ये इसलिए करते हैं, मैं कहता हूं ऐसी ही बिल्डिंग मैं रेंट पे लेता तो 50,000 रुपए का मुझे रेंट पे करना पड़ता, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर ये बिल्डिंग में मैं बिजनेस ना करके इस बिल्डिंग को किसी को रेंट पे दे देता 50,000 रुपए मिलते। अगर इस बिल्डिंग में मैं बिजनेस ना करके इसको रेंट पे देता तो मुझे 50,000 रुपए मिलते। अब मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं
और बिजनेस से मैं कमा रहा हूं हर महीने 30,000, तो ये कोई समझदारी वाली बात थोड़ी ना है। मैं बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं और 30,000 रुपए कमा रहा हूं, और अगर मैं इस बिल्डिंग को रेंट पे दे देता 4,000 रुपए मिल जाते। तो कहीं ना कहीं जब मैं ये कंसीडर करूंगा कि सर इस बिल्डिंग को मैं अगर रेंट पे दे देता तो 50,000 मिल जाते मेरे को, तभी तो मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि बिजनेस करना ठीक नहीं है मेरे लिए यहां पे, क्योंकि बिजनेस से तो 30,000 ही कमा रहा हूं, रेंट से 50,000 कमा लेता तो गो फॉर रेंट। लेकिन ये कब डिसाइड होगा सर, जब मैं इस नॉशनल रेंट 50,000 को भी कंसीडर करूंगा भी तो ये डिसाइड कर पाऊंगा, अदरवाइज तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉशनल बेसिस पे भी खर्चे दिखाना अलाउड है। आगे जाके हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखेंगे तो उसमें नॉशनल कॉस्ट की डेफिनेशन में ये आएगा भी, जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर ये बिल्डिंग मैं रेंट पे लेता या देता तो मुझे क्या रेंट यहां से रिसीव हो सकता था, या रेंट पे लेता तो क्या मुझे रेंट पे करना पड़ता। तो सिंपल सी अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल चीजों को दिखाता है, एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर दिखाता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअल के साथ साथ एस्टिमेशन और स्टैंडर्ड भी शो किए जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, पॉइंट नंबर 7, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसी भी तरीके की कोई एफिशिएंसी मेजर नहीं की जाती। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है, सर वेजेस का खर्चा आया 50,000, रिकॉर्ड कर लो। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी खर्चा 50,000 आया, आप रिकॉर्ड तो कर लो, लेकिन साथ में यह भी देखा जाएगा कि क्या वर्कर एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर एक वर्कर को बोला गया भाई 1 घंटे में 10 यूनिट बनानी है तेरे को, तो क्या उसने 10 यूनिट बना के दी कि नहीं दी, और अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी। तो 7th पॉइंट क्या कहता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डज नॉट कंसीडर एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स और प्लांट एंड मशीनरी। वर्कर की एफिशिएंसी भी नहीं चेक करते, प्लांट एंड मशीनरी की एफिशिएंसी भी नहीं चेक करते, भाई जितना बन गया ठीक है, जितना बिक गया ठीक है, रिकॉर्ड कर लो बस। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है भाई तुझे बोला था कि 1 घंटे में 10 यूनिट बनानी है, तूने 8 ही क्यों बनाई, उसके रीजन फाइंड आउट करो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कंसीडर एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स और प्लांट एंड मशीन। भाई एक प्लांट है, एक मशीन है, उस पे 1 घंटे में 20 यूनिट बन जानी चाहिए, लेकिन 15 ही बनी, क्यों बनी भाई, 15 क्यों बनी, उसके रीजन फाइंड आउट करो ताकि आप अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सको, अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको। प्रोडक्टिविटी मतलब 1 घंटे में प्रोडक्शन बढ़ा सको आप। तो 7th पॉइंट क्या कहता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्कर्स और प्लांट एंड मशीनरी की एफिशिएंसी कंसीडर नहीं करता, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, stocks are valued at cost or market price whichever is lower। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर के बेसिस पे हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कहता है हम तो मार्केट प्राइस पे नहीं करते, हम केवल और केवल कॉस्ट बेसिस पे ही स्टॉक को वैल्यू करते हैं। तो स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो 8th डिफरेंस क्या हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों देखे जाएंगे, विच एवर इज लोअर जो होगा वो हम कंसीडर करेंगे। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसमें केवल और केवल कॉस्ट बेसिस पे हम कंसीडरेशन करते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसपे कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इनके भी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। दीज अकाउंट्स आर केप्ट इन सच ए वे टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और इनकम टैक्स एक्ट। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे कंपनीज एक्ट के रूल्स, इनकम टैक्स के रूल्स ये भी अप्लाई होते हैं। जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो वॉल्यूंटरीली है, मेनली वॉल्यूंटरीली है, आप चाहो तो बनाओ, चाहो तो ना बनाओ। हाँ, हालांकि कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंडेटरी भी है। तो जहां पे मैंडेटरी है ठीक है, बट
मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये वॉल्यूंटरीली चलता है। तो जनरली कॉस्ट अकाउंट्स आर केप्ट वॉल्यूंटरीली बेसिस टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है। जैसे मैनेजमेंट की नीड सेटिस्फाई हो जाए वैसे कर लो आप। हाँ, ओनली इन सम इंडस्ट्रीज कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट एज पर द कंपनीज एक्ट। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे कंपनीज एक्ट के भी रूल्स अप्लाई होते हैं। जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो तो वहां पे आप कॉस्ट ऑडिट वगैरह भी पढ़ते हो। कॉस्ट ऑडिट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो वहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली होने चाहिए ताकि कॉस्ट ऑडिट प्रॉपरली तरीके से किया जा सके। तो दीज आर द 9 डिफरेंसेस जिसके बेसिस पे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस कर सकते हो। क्रक्स की बात करूं तो पहला पॉइंट कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑनर्स और अदर आउटसाइड पार्टीज को इंफॉर्मेशन देता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट पे कंसंट्रेशन करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसंट्रेशन है कंट्रोल पे, कंट्रोल एस्पेक्ट। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ऑपरेटिंग रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर बताता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जब जरूरत होती है तब कॉस्ट रिपोर्ट के थ्रू प्रोवाइड करवा देता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट वाइज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड पार्टी के बीच में होते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करता है। पॉइंट नंबर 6 कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल फिगर्स और फैक्ट के बेसिस पे तैयार किए जाते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअल्स के साथ साथ एस्टिमेट्स और स्टैंडर्ड्स भी कंसीडर किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 7 कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्कर्स और प्लांट एंड मशीनरी की एफिशिएंसी कंसीडर नहीं करते, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग वर्कर्स और प्लांट एंड मशीनरी की एफिशिएंसी को भी कंसीडर करते हैं। पॉइंट नंबर 8 कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर के बेसिस पे स्टॉक वैल्यूएशन होता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट बेसिस पे ही स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। और लास्ट पॉइंट नंबर 9 कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस भी अप्लाई होते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली वॉल्यूंटरीली है। मैनेजमेंट की नीड के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज में कंपनीज एक्ट के रूल्स अप्लाई होते हैं, और वो कुछ इंडस्ट्रीज कौन सी है तो सिंपल वी कैन से सर जहां पे कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी होता है एज पर कंपनीज एक्ट, वहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाए जाने चाहिए। दीज आर द 9 पॉइंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन तो वही 5 मार्क्स की वेटेज के साथ ही आता है, तो आप कोई भी 5 से 6 पॉइंट वहां पे मेंशन कर देना। कई बार तो एग्जामिनर लिख भी देता है एनी 5 पॉइंट्स, एनी 6 पॉइंट्स, तो उससे क्या हो जाता है एक लिमिट बन जाती है कि किसी बच्चे को 9 याद है तो वो 9 लिखने में टाइम ना वेस्ट करे। 5 या 6 जो एग्जामिनर ने बोला है वही आपको मेंशन करने हैं। नहीं भी बोला तो 5 से 6 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप हमें ये चीज अंडरस्टैंड भी हुई होगी, और कुछ पॉइंट्स आई होप मैं आपको याद भी करवा पाया हूं। अगर आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे आपको इजीली चीजें और बेटर समझ में आ जाएगी। एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी है मेरे पास जो कि आपके एग्जाम में आ जाता है कई बार। इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड एट ब्लैंक ओनली। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर चलता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पे स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। तो इस ब्लैंक में आपको लिखना है कॉस्ट ओनली। इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली, केवल और केवल कॉस्ट पे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वैसे तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम कॉस्ट अकाउंटिंग ही है, सेकेंड ग्रुप में आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बट हमें यहां पे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ रिलेशन बताया गया, जिसकी वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी समझना जरूरी है कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करो जरा वर्डिंग्स पे, वर्डिंग से समझने की कोशिश करते हैं सर इसका मीनिंग क्या है। देखो अकाउंटिंग का मतलब तो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग वगैरह से कंसीडर किया जाता है,
जब भी अकाउंटिंग वर्ड आता है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन चीजों से लिया जाता है। यहां पे अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो यहां पे अकाउंटिंग का काम है, यहां पे अकाउंटिंग का मतलब है इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और समराइजेशन तो कर लेता है, लेकिन जब उस डेटा को एनालाइज करने की बात आती है, उस डेटा को इंटरप्रेट करके कुछ डिसीजन लेने की बात आती है, तो वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का मतलब जो है वो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब, सर मैनेजमेंट जब भी वर्ड आता है आप लोगों के लिए नया तो नहीं है, आप 11th-12th क्लास में ही मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हो। मैनेजमेंट जहां पे भी आ जाए तो हमारे माइंड में कुछ वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। सर मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोल करना, डिसीजन लेना, ये मैनेजमेंट का काम है। लेकिन मैनेजमेंट ये काम कब कर सकता है? जब मैनेजमेंट के पास इससे रिलेटेड डेटा पहुंचेगा, इसको करने के लिए, दैट इज प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो एक्चुअल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करता है। सर इसका क्या मतलब है कि अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन करता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट का काम है प्लानिंग, कंट्रोलिंग वगैरह करना। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो फंड होता है, मनी होता है, उसके लिए प्लानिंग, कंट्रोलिंग वगैरह की जाती है। हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपिटल की कमी होती है, फंड की कमी होती है। हर पर्सन के पास, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जिसके पास जितना पैसा है वो उसके लिए स्केर्स रिसोर्सेज ही होते हैं। और स्केर्स रिसोर्सेज के केस में हमें लेने होते हैं कुछ ना कुछ डिसीजंस। तो एक्चुअल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम यह है कि वो डेटा कलेक्ट करे। वो डेटा कलेक्ट करे कहां से? एक तो अकाउंटिंग से। ध्यान देना, यहां पे केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं लिखा हुआ। तो जब ये वर्ड लिखा हुआ है केवल अकाउंटिंग, तो इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कवर्ड है और इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग भी कवर्ड है। तो ये डेटा कलेक्ट करेगा कहां से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी, कॉस्ट अकाउंटिंग से भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी। अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जहां से भी डेटा की जरूरत पड़ेगी वो डेटा वहां से कलेक्ट करेगा और उसको एनालाइज करेगा। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? केवल डेटा कलेक्ट करके इधर उधर नहीं करना, उस डेटा को एनालाइज करेगा और उसमें से चेक करेंगे कि कौन सा डेटा रेलिवेंट है जो हमें डिसीजन लेना है उसके लिए। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को क्या डिसीजन लेना है और उस डिसीजन के लिए क्या डेटा रेलिवेंट है, बस इस रेलिवेंट डेटा को फाइंड आउट करना ही एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाता है। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ही होता है फंड को मैनेज करना। फंड को मैनेज करना, अपने बिजनेस को बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करना। तभी क्या लिखा हुआ है? टू क्रिएट, बनाना। अगर बन चुका है तो प्रोटेक्ट करना एंड ट्राई करना किसके लिए? इंक्रीज क्या सर? वैल्यू ऑफ अ स्टेक होल्डर। वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर का मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं सर, बिजनेस की वैल्यू। वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर का मतलब होता है सिंपल बिजनेस की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट चाहता क्या है? मैनेजमेंट चाहता है ऐसे डिसीजन लेना जिससे उसका बिजनेस बड़े से बड़ा बन जाए, जिससे उसका बिजनेस जो है उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो। भाई हम मार्केट में सुनते हैं कि भारत पे जो कंपनी है उसकी वर्थ 20,000 करोड़ है। वो क्या है? 20,000 करोड़ क्या है? सर उस बिजनेस की वैल्यू है। इसका मतलब आज भारत पे के को फाउंडर अगर उस कंपनी को
किसी दूसरी कंपनी को सेल करते हैं तो इसका मतलब वो 20,000 करोड़ रुपए लेंगे उसके लिए। 20,000 करोड़ रुपए की वो कंपनी है। सिमिलरली आप किसी भी कंपनी की अगर वैल्यू मेजर करके कहते हो सर ये कंपनी इतनी वैल्यू की है, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आज के टाइम पे वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मर्ज होती है, बिकती है, तो उसकी वैल्यू क्या है। और हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, मेरे बिजनेस की वैल्यू बने, पहले तो बने, जिसकी बन चुकी है वो चाहता है मैं इसको प्रोटेक्ट भी करूं, जो है वो तो मेंटेन करूं और साथ में उसको इंक्रीज करने की कोशिश करूं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों? टू क्रिएट, टू प्रोटेक्ट और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस या वैल्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स। सर काम क्या है इसका, इट असिस्ट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस पर्पज के लिए, क्रिएट, प्रोटेक्ट और इंक्रीज ऑफ द बिजनेस वैल्यू, इसके लिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसको, टू द मैनेजमेंट। तो इट असिस्ट द मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, किसके लिए, ताकि मैनेजमेंट उसके बेसिस पे प्लानिंग कर सके, ऑर्गेनाइजिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके और डिसीजन ले सके। तो सिंपल अगर मैं कहूं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किस लिए, टू क्रिएट, टू प्रोटेक्ट एंड टू इंक्रीज द स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस या वैल्यू ऑफ द बिजनेस। और इसके लिए वो क्या करता है, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ताकि उसके बेसिस पे मैनेजमेंट प्लानिंग कर सके, ऑर्गेनाइजिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके और डिसीजन ले सके। लिखते वक्त अगर डेफिनेशन लिखने की बात आई, यू कैन राइट कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू क्रिएट, प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स। इट असिस्ट द मैनेजमेंट by providing relevant information for planning, organizing, controlling and decision making. This is the definition, this is the meaning of management accounting. सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मेन अगर आप मैनेजमेंट के फंक्शंस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको फंक्शंस अगर पता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, इन फंक्शंस के लिए मैनेजमेंट डेटा प्रोवाइड करवाता है। बस उस सिस्टम को मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम दिया गया, उस सिस्टम को, पूरे के पूरे सिस्टम को मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम दिया गया। तो सर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट लाइक कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। जब भी आपको डिफरेंसेस पूछे जाएं, जब भी आपको डिफरेंसेस पूछे जाएं तो हमेशा पहले तो मीनिंग लिख दिया करो, शॉर्ट में मीनिंग लिख दिया करो। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, 1 से 2 लाइन में लिख दो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, 1 से 2 लाइन में शॉर्ट में लिख दो। उसके बाद आप डिफरेंसेस लिखना शुरू करो, उसके बाद आप डिफरेंसेस लिखना शुरू करो। और सर क्या डिफरेंसेस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग? सर कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस, जानते हैं क्या डिफरेंस है? हमने कॉस्ट अकाउंटिंग तो थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिमिटेड ही है सिलेबस के अंदर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा भाई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरा सेकंड ग्रुप का पार्ट है। यहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को थोड़ा सा टच करके बस पीछे निकल गए, आप ये कह सकते। तभी आप देखोगे जो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है हमारा स्टडी नोट नंबर 6, उसमें भी बेसिक्स गिवन है। लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्पेसिफिकली ये कहते हैं हम केवल मटेरियल और लेबर से रिलेटेड ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिस्कस करते हैं। बजटरी कंट्रोल में भी साफ साफ आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, बेसिक क्वेश्चन जो है वही हम यहाँ पे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डाल तो दिया गया लेकिन पूरा पोर्शन नहीं डाला, क्योंकि वो सेकंड ग्रुप में इनको कवर करना था। क्या डिफरेंस है सर, एक एक करके डिस्कस करते हैं।
कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहली अगर मैं बात करूं, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग करता नहीं है, वो केवल डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प करता है। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कैलकुलेशन बेस्ड। सर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी क्या कॉस्ट है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये रिकॉर्ड करता है ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव मतलब यूनिट से रिलेटेड, मॉनेटरी फंड से रिलेटेड कि क्या कॉस्ट आएगी, क्या प्रॉफिट है, क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए, क्या स्टॉक का वैल्यूएशन है, इन चीजों से रिलेटेड डील करता है। तो इट रिकॉर्ड्स ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है डिसीजन से रिलेटेड। तो ये इट रिकॉर्ड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आ जाएगा डिसीजन मेकिंग, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी यहां पे कंसीडर किया जाता है। जैसे भाई आप कहते हो कि मुझे प्रोडक्ट ए को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट ए को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो जो डिसीजन है वो क्वालिटी रिलेटेड होगा, बट एक मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ए से क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव तो मुझे कंसिडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी करना पड़ेगा। पहला जो डिफरेंस है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो डिफरेंस क्या है? सर पहला डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इट रिकॉर्ड्स ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली, इट रिकॉर्ड्स ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ओनली, जबकि अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो इट रिकॉर्ड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इट फोकस अटेंशन ऑन पास्ट एंड करंट ऑपरेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली किन चीजों में डील करता है कि सर मैं ये प्रोडक्ट बना चुका हूं, इसकी मेरी क्या कॉस्ट आई है कैलकुलेट कर लेता हूं, या फिर मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरी ये कॉस्ट इनकर हो रही है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन हमेशा फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं, ना कि पास्ट और जो चल रहा है उसके लिए। तो कॉस्ट अकाउंट फोकस करता है ऑन पास्ट एंड करंट ऑपरेशन की जो मैं बना चुका हूं उसका क्या खर्चा है, या जो बन रहा है उसका क्या खर्चा आ रहा है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेंट्रेट करता है फ्यूचर पे। तो दूसरा डिफरेंस क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस है पास्ट एंड प्रेजेंट पे, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस डिसीजन मेकिंग मतलब फ्यूचर से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट अकाउंट्स आर जनरली केप्ट वॉल्यूंटरीली अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स अंडर द कंपनीज एक्ट। अभी हम पीछे भी पढ़ के आए थे जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस देख रहे थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग वैसे तो वॉल्यूंटरीली है, लेकिन कुछ जगह वो मैंडेटरी भी है, कुछ जगह कंपनीज एक्ट के भी रूल्स रेगुलेशन यहां पे अप्लाई हो जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग को 100% वॉल्यूंटरीली नहीं कह सकता, काफी हद तक वॉल्यूंटरीली है, बट कुछ जगह कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स है जो अप्लाई हो जाते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कंपनीज एक्ट कुछ नहीं कहता, बिल्कुल शांत। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो 100% वॉल्यूंटरीली है, आप डिसीजन लो ना लो, कंपनीज एक्ट ये थोड़ी ना बोलेगा डिसीजन लेना पड़ेगा, भाई जबरदस्ती थोड़ी ना डिसीजन लेने के लिए। तो मेंटेनेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज प्योरली वॉल्यूंटरी। तीसरा डिफरेंस क्या है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग वॉल्यूंटरी तो है, लेकिन कुछ जगह कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। उन रूल्स का नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स इनका नाम है, जो कि आपको फाइनल में आपके एक सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का, कॉस्ट ऑडिट का, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100% वॉल्यूंटरीली, प्योर वॉल्यूंटरीली। फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोर कंसर्न विद शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्लानिंग हो जाती है, कर लेते हैं हम थोड़ी सी प्लानिंग, लेकिन शॉर्ट टर्म करते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्लानिंग करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न इक्वली विद शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो करंट ऑपरेशन पे भी ध्यान देता है। तो थोड़ा बहुत प्लानिंग तो हम कर लेते हैं कि भाई आज शाम तक क्या बनाना है,
लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो शॉर्ट टर्म भी करता है, लॉन्ग टर्म भी डिसीजन लेने होते हैं, ये मशीन रिप्लेस करनी है कि नहीं करनी, तो मशीन 10 साल चलने वाली है, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है कि नहीं करना, जिसकी लाइफ 10 साल 20 साल 100 साल कुछ भी हो सकती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट ए प्रायर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कैलकुलेशन का जो सिस्टम है वो फॉलो कर सकते हो, भले आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम ना हो, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तो डिसीजन लेने के लिए डेटा कलेक्ट करना है और उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेटा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंस्टॉल नहीं कर सकते अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है तो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड विदाउट ए प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई रेलेवेंसी नहीं रह जाएगी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक सक्सेसफुल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होगा तो। और सिक्स्थ और जो लास्ट डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो दोनों में, तो यू कैन से सर कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इट एम्स, क्या एम है इसका, मेजरिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर का मेनली मतलब लिया जाता है डिपार्टमेंट से, हालांकि हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पार्ट 2 जो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का उसमें डिस्कस करने वाले हैं। कॉस्ट सेंटर का मतलब है कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी लोकेशन जिसके लिए आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब सिंपल सी बात यह है, कोई भी सेंटर जिसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट की जा सकती है, कोई भी पर्सन, कोई भी लोकेशन, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी बिजनेस जिसके लिए आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, दैट कैन बी कॉल्ड एज कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेंट्रेशन किस पे है, कॉस्ट सेंटर की परफॉर्मेंस मेजर करने से रिलेटेड। भाई मैं कहूं प्रोडक्शन मैनेजर है, मैं प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस मेजर करना चाह रहा हूं, तो प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसको कॉस्ट सेंटर बोल दिया जाएगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस मेजर कर रहा हूं, तो मैं एक कॉस्ट सेंटर की परफॉर्मेंस मेजर कर रहा हूं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन एम क्या है, कॉस्ट सेंटर्स की परफॉर्मेंस को मेजर करना कि भाई काम कैसा चल रहा है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है इट इज एन इंक्लूसिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम विच कवर्स, इसमें देखो कॉस्ट अकाउंटिंग तो कवर्ड है ही नो डाउट, लेकिन इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कवर्ड है। तो सिंपल कहूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम है जिसका मेन पर्पज है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेजर करना ऑफ कॉस्ट सेंटर। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता है मुझे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी जरूरत है, कॉस्ट अकाउंटिंग की भी जरूरत है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी जरूरत है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप केवल और केवल मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट सेंटर नहीं है, वाइड है, वाइड है। तो यू कैन से सर कॉस्ट अकाउंटिंग नैरो है जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाइड है, या फिर आप सेम लिख सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, सबके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो दीज आर द 6 डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। रीकैप लें तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो पास्ट एंड करंट ऑपरेशन पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करता है। थर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादातर वॉलंटरीली है, बट कुछ जगह कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशन भी अप्लाई होते हैं, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100% प्योर वॉलंटरीली है। चौथा डिफरेंस आप कह सकते हो सर कॉस्ट अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर होती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म प्लानिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है तो भी, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम केवल और केवल तभी आप इंस्टॉल कर सकते हो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होगा। और सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप कह सकते हो सर कॉस्ट अकाउंटिंग नैरो है जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाइड है।
या फिर आप कह सकते हो सर कॉस्ट अकाउंटिंग में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्ट सेंटर मेजर की जाती है, ये मेन एम है इनका, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सबको कवर करता है। तो इसका स्कोप काफी ब्रॉड है इन कंपैरिजन कि मुझे केवल और केवल परफॉर्मेंस मेजर करनी हो। 6 पॉइंट्स हैं, सफिशिएंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का, कोई भी 5 पॉइंट भी अगर आप इसमें से मेंशन करते हो तो एग्जामिनर आपको 5 में से 5 नंबर देगा। थ्योरेटिकल है तो चीजों को अपने को अंडरस्टैंड करना है, मेनली अंडरस्टैंड करने के बाद एक रीकैप ले लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मेंटली ये चीजें हो जाती है कि हाँ हमें कितनी चीजें समझ में आई, कितनी चीजें हमें याद है। तो हमेशा कभी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो आप तो हमेशा उसको रीड करने के बाद एक बार रीकैप जरूर लिया करो अपने माइंड में कि सर कितना समझ पाए, कितना याद कर पाए। क्योंकि देखो एज इट इज चीजों को रट्टाफिकेशन नहीं किया जाता, एज इट इज लिख के आना जरूरी नहीं होता। आप क्या है मेन पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर लो कि सर ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव है, ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म है, ये पास्ट प्रेजेंट पे ध्यान देता है, ये फ्यूचर पे। तो इस तरीके से भी अगर आप रिकैप ले लेते हो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, सर हाँ हमें चीजें याद हो रही है, हमें चीजें याद हो रही है। कहीं ना कहीं एक रीकैप जरूरी है किसी भी टॉपिक में कंप्लीट करने के बाद, उस पे किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उस पे एक रीकैप हमेशा लिया करो अपने आप से, अपने आप को चेक करने के लिए सर क्या समझ में आया, कितनी चीजें समझ में आई, कितना हमें याद हो पाया। एक क्वेश्चन है दिसंबर 2017 में हमारे एग्जाम में आया और वो क्वेश्चन क्या था, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर इंटरडिपेंडेंट। क्वेश्चन ये था कि कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और हमें बोला गया क्या हम इससे एग्री करते हैं स्टेटमेंट से, डू यू एग्री, और हमें इसका डिस्कस करना था। कहीं ना कहीं देखो नो डाउट अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं, मैं कहता हूं मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करी हुई है लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कर रहा, फायदा क्या हुआ? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कैलकुलेशन करना मैंने निकाल लिया कि सर प्रोडक्ट ए को बनाने की 20 रुपए की कॉस्ट है, ये निकाल के छोड़ दूं, फायदा क्या है? जब तक मैं इसका एनालिसिस ना करूं कि सर ये कॉस्ट मेरी इन कंपैरिजन विद दूसरी कंपनी जो भी है इंडस्ट्री में उसके कंपैरिजन में मेरी कॉस्ट ये ज्यादा है, इसको कम कैसे करूं, तब तक आप इन चीजों को लेकर डिसीजन नहीं लोगे, तब तक इस कैलकुलेशन की एक्सेस बहुत ज्यादा रेलेवेंसी नहीं रह जाएगी। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हम कह ही रहे हैं कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सक्सेस के लिए एक बढ़िया कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो हैं, बट इस तरीके का क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में आ जाए तो सर आंसर कैसे प्रेजेंट करें, आंसर कैसे प्रेजेंट करें, ये एक बड़ी दिक्कत होती है। तो इसका मैंने कोई आंसर लिखा है यहाँ पे कि आपको किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना चाहिए। सबसे पहले आप कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बताओ, चीजें वही लिखनी है जो हमने समझी है, बट लिखना कैसे है वो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा रहा हूं। आप क्या लिखोगे, इन कॉस्ट अकाउंटिंग, अभी अभी हमने पढ़ा प्राइमरी एम्फेसिस इज ऑन कॉस्ट, कि सर कॉस्ट निकाल ली, बस ये मेरा टारगेट है, एंड इट डील्स विद इट्स, ये डेफिनेशन हो गई, कलेक्शन, एनालिसिस, रेलिवेंस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों मेंटेन कर रहा हूं सर? टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो इस तरीके से हम डेटा मेंटेन कर लेते हैं ताकि मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको इस डेटा से सॉल्व किया जा सके। मतलब अब इस तरीके से लिखना है कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट लगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग लिखते वक्त क्या लिख दिया कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो वेरियस प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट सॉल्व कर सके। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, यूटिलाइज करता है, यूज करता है इस इंफॉर्मेशन को ताकि वो बेस्ट डिसीजन ले सके। तो इट यूटिलाइजेज, मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, यूटिलाइज करता है क्या, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ, कौन कौन सी सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी, कॉस्ट अकाउंटिंग भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी। तो इट यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल्स
एंड प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इन एडिशन टू अदर मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसका मतलब यही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह भी आप यूज कर सकते हो। क्यों यूज करते हो सर? फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस, ताकि एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली अपना काम कर सके। एफिशिएंटली काम करने का मतलब है कम से कम कॉस्ट में काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें, अपने बिजनेस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बना सकें। इट वाइडली यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स फ्रॉम वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। जैसा कि मैंने कहा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को तो डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा चाहिए, उसको जहां से लगेगा कि भाई यहां से मेरे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो वहां से ले लेगा। लाइक स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, साइकोलॉजी, टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन इट्स टास्क। और टास्क क्या होता है? देखो सिंपल सी बात करूं, कॉस्ट को कम से कम रखना, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा रखना। टास्क ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स और मिनिमाइजिंग लॉसेस। मिनिमाइजिंग लॉसेस के साथ साथ आप मिनिमाइजिंग कॉस्ट भी कह सकते हो। सर हर बिजनेस का मोटिव यही होता है, कॉस्ट कम से कम आए, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आए। द मेन थर्स्ट मतलब एम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टूवर्ड्स determining policy and formulating plans to achieve desired objective of management। देखो हर एक बिजनेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है? पॉलिसी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, ताकि उस प्लान को फॉलो करके, उन पॉलिसीज को फॉलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। तो आप देख सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए काम करता है? मैनेजमेंट के लिए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्या चाहिए? कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यू कैन से फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट मे बी कंक्लूडेड दैट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर इंटरडिपेंडेंट, ग्रेटली रिलेटेड एंड इनसेपरेबल। एक दूसरे से काफी हद तक रिलेटेड है और आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। भले ही इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट कर दिया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग कर दिया, बट फिर भी कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने को पढ़ना पड़ रहा है। सिमिलरली जब आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाओगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काफी सारा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। क्यों सर? दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए हमें हर जगह इन दोनों को एक साथ देखना पड़ता है। दीज आर ग्रेटली रिलेटेड, दीज आर इनसेपरेबल एंड दीज आर इंटरडिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन आपको बताने के पीछे, दिखाने के पीछे पर्पस बस ये था कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है तो प्रेजेंटेशन कैसे देनी है सर, आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, वो प्रेजेंटेशन दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्रेजेंटेशन दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके सामने ये आंसर रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या फायदे हैं इसके, क्यों पढ़ रहे हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने के फायदे क्या है? व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन मैं ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, वो आज डिस्कस नहीं कर रहा। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे। आज की जो क्लास है वो हम यहां पे फिनिश करेंगे। आज की जो क्लास है वो हम यहां पे फिनिश करेंगे और आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है वो देख लेते हैं। सर आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। सर एक रीकैप ले लेते हैं क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ऑनर्स और आउटसाइड पार्टीज को, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, ताकि वो उसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन कॉन्सेंट्रेट करता है रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट पे, कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल एस्पेक्ट देखता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है
वो एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन जब जरूरत होती है तब प्रोवाइड करवा देता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन देता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट वाइज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड पार्टी, जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इंटरनल ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्चुअल फैक्ट और फिगर पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअल के साथ साथ एस्टिमेट्स और स्टैंडर्ड्स भी कंसीडर किए जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो वर्कर्स और प्लांट एंड मशीनरी की एफिशिएंसी मेजर नहीं करते, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग वर्कर्स और प्लांट एंड मशीनरी की एफिशिएंसी भी मेजर करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ये केवल और केवल कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे इनकम टैक्स के, कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अप्लाई होते हैं, जबकि अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग वॉलंटरीली है मेनली। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज में कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एज पर कंपनीज एक्ट मेंटेन किए जाते हैं। देन हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर क्यों? टू क्रिएट, प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द स्टेक होल्डर्स, इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन या फिर बाय प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, इनमें उनकी हेल्प करता है। तो सर क्या डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो पास्ट और प्रेजेंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग वॉलंटरीली है, मोस्टली वॉलंटरी है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज में कंपनीज एक्ट के रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100% वॉलंटरी। कॉस्ट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म प्लानिंग कंसीडर करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टॉल किया जा सकता है विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टॉल नहीं किया जा सकता विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट सेंटर्स जो है, दैट इज जो डिपार्टमेंट है, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने पे कॉन्सेंट्रेट करता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबको कवर करता है। मतलब इसका स्कोप ज्यादा ब्रॉड है इन कंपैरिजन विद कॉस्ट अकाउंटिंग। और साथ में मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया किस तरीके से प्रेजेंटेशन अपने को देनी है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।